नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर डोईवाला से है, जहां पर बीएसएफ प्रशिक्षण संस्थान परिसर में हर साल की तरह इस साल भी सीमा सुरक्षा बल ने अपने 60वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया है। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों कर्मियों के साथ में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारी भी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद में छोटे बच्चों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियों ने वहां पर बैठे सभी दर्शकों का मन मोह लिया है। इस मौके पर संस्थान के कमांडेंट महेश कुमार नेगी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये बल आज जिस पायदान पर खड़ा है, उससे सभी कर्मियों का अमूल्य योगदान रहा है। आपने वो प्रश्न किया जो मेरे ख्याल से हर भारतवासी इसके उत्सुक होंगे सुनने के लिए। मैंने तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन की थी 66 में, तब मैं आर्मी में था, आर्मी से आया था, और 2000 में रिटायर भी हुआ आईजी। कोई बॉर्डर पे एक कोने से आप कश्मीर से ले लीजिए कन्याकुमारी तक, और उधर गुजरात से ले लीजिए मणिपुर तक, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर हमारे लोग नहीं है। अगर हमारे लोग वहां पर रात दिन खड़े हैं तो आज हम चैन की नींद सो रहे हैं। देश में हर कारखाने चल रहे हैं। अपना 60वां रेजिंग डे मना रहा है और इस दिवस पे बीएसएफ के सारे यूनिट सेक्टर फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम भी हो रहे हैं, जिसमें एक बड़ा खाना भी आयोजित किया जा रहा है, जिसको प्रहरी भोज कहते हैं, जिसमें हमारे अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और अन्य कार्मिक, उनके फैमिलीज और हमारे वेटरन्स सारे साथ होके इस दिवस को मनाते हैं जोशो खरोश, और जो है आगे के लिए तैयार सीमा सुरक्षा बल के लिए। ये बहुत बड़ा दिन है। भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में नेशनल इलेक्ट्रिक कोड ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रिक उत्पादों की सुरक्षा के महत्व पर चर्चा की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो सौरभ तिवारी, निर्देशक BIS ने अतिथियों के स्वागत और कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए की है। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसे सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सचिन चौधरी, संयुक्त निर्देशक, ने इलेक्ट्रिकल उत्पादों को गुणवत्ता और सुरक्षा पर प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं ऋत्विक, संयुक्त निर्देशक और इलेक्ट्रो टेक्निकल विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के प्रावधानों पर चर्चा की है। इस कार्यक्रम में 100 से भी अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें इंडस्ट्री प्रतिनिधि, छात्र और NGO शामिल थे और सभी ने BIS की इस पहल की सराहना की है, जो सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण इलेक्ट्रिकल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और उसके लिए बहुत सख्त नियम भी बनाए हैं। लेकिन ये जो आज का कार्यक्रम है, ये वास्तव में एक जागरूकता के लिए बहुत अच्छा है। और हर वर्ष बहुत सारी दुर्घटनाएं बिजली के जो हमारे उपकरण हैं उनको लेकर घर में, ऑफिसेज में, दुकानों में, कॉम्प्लेक्स में होती रहती है, सड़कों पर भी होती रहती हैं और उनसे बहुत सारी जनहानि भी होती है। उससे कई बार आग लगने से बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो ये जागरूकता है और मैंने यहाँ से निवेदन भी किया है। एक सूचना का अभाव ये भी रहता है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सत्यापित जो भी उत्पाद हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के हों, सिविल इंजीनियरिंग के हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हों, हर उत्पाद की जो सर्टिफिकेशन सत्यापन होता है वो हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016, उसके अंतर्गत ही की जाती है। तो अगर कोई भी उत्पादक उसका मिसयूज करता है या कोई काउंटरफिट मटेरियल मार्केट में लाता है, तो हमारे अधिनियम में ही जो है दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान भी दिए हुए हैं और मिसयूज के अगेंस्ट हम लोग यहाँ तक कि कारावास तक की भी सजा उसमें दी जाती है। मॉनेटरी पेनल्टीज तो है ही है।
उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी 3 दिन के कुमायूं दौरे पर है। काशीपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नियमों का पालन न करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए कासमी ने स्पष्ट किया कि राज्य में सभी मदरसों को नियमों के तहत संचालित करना होगा। साथ ही उन्होंने जो मदरसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनता से भी अपील करता हूं कि अगर ऐसी कोई भी जानकारी हो तो तुरंत इसे सूचित करें। और कासमी ने धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता अनुशासन के लिए जानी जाती है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। और इस दौरे के दौरान वे कुमायूं क्षेत्र में मदरसा शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे और सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने की दिशा में काम करेंगे। जांच कराएंगे और अगर ऐसा कहीं ऐसा हो रहा है तो ये हमारे रहते हुए नहीं होगा, इस सरकार में नहीं होगा। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए जानी जाती है और हम सरकार की चीज़ों को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा जो काम है, हम तो अगर कहीं ऐसे संचालक हमें पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम इसका संज्ञान लेंगे। आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप हमें उनके बारे में अगर आप चिन्हित करें तो मैं आया हुआ हूँ, मैं मदरसों के भ्रमण पे आया हूँ, कुछ लोगों के ना आप मुझे बताइएगा। गंगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय संस्था मातृ सदन ने हरिद्वार में चल रहे अवैध खनन पर एक बार फिर से आवाज बुलंद की है। मातृ सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशासन पर खनन माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया है और अपने पीसी में उन्होंने ये भी कहा कि बिशनपुर, कुंडी और आसपास के क्षेत्रों में रात के समय अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। साथ ही प्रशासन और अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार सूचना देने के बावजूद प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर अवैध खनन पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनशन शुरू करेंगे और इस मुद्दे को हाईकोर्ट ले जाकर और साथ ही पर्यावरण के सुरक्षा के लिए लड़ाई भी जारी रखेंगे। रात में भीषण खनन हो रहा था, आप सब वीडियो देखे। जब ये वीडियो चला तो ये लोग क्या किया, वहां से थोड़ा शिफ्ट कर दिया। एक कदम ये उठाएंगे कि यदि इस पर एक्शन नहीं होता है, सब अधिकारी पर एक्शन नहीं होता है, कर्मेंद्र सिंह रावत और मनीष कुमार पर एक्शन नहीं होता है, जो अधिक तो हाई कोर्ट में भी तय केस है, अनशन भी होगा और इसके लिए जो होगा सब करना। भारतीय स्टेट बैंक शाखा देवाल ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत देवाल ब्लॉक के सुदूरवर्ती गांव बाढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिल्डिंग में भी निःशुल्क फर्नीचर और गर्म बनियान जैसे जरूरी सामान वितरित किए हैं। और साथ ही इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा देवाल के शाखा प्रबंधक राजेश नेगी ने कहा कि एसबीआई ने हमेशा से ही समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि एसबीआई का मुख्य उद्देश्य स्कूल की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना, छात्र छात्राओं के लिए एक बेहतर शैक्षिक वातावरण तैयार करना है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली ने भी कहा कि चमोली के सुदूरवर्ती गांव में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR मद में ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने के प्रति भारतीय स्टेट बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज हम जो है देवाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव वाण के एक बिल्डिंग तोप में आए हैं, जहां पर हमने CSR एक्टिविटी के तहत प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को कुछ सामग्री वितरित की है, जिसमें स्कूल बैग हो गए, वाटर प्यूरिफायर, पंखे, पुस्तकें। बिल्डिंग जो कि देवाल का दूरस्थ गांव है, उसमें CSR एक्टिविटी के तहत इस प्राथमिक विद्यालय में हम CSR एक्टिविटी के तहत हमने बैंक के माध्यम से बच्चों को पुस्तकें, बैग, चेयर, टेबल्स और अन्य सामान वितरित किए। और इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर सभी बैंक का स्टाफ। आज भारतीय स्टेट बैंक देवाल के शाखा द्वारा
विकासखंड देवाल के दूरस्थ गांव वाण के प्राथमिक विद्यालय बिडिंग में जो CSR फंड के तहत यहाँ के बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर, बैग, वाटर प्योरीफायर, पंखे इत्यादि जो सामग्री वितरित की है, ये बहुत सराहनीय पहल है भारतीय स्टेट बैंक की। आज यहाँ पे हमारे ग्राम सभा वाण के प्राथमिक विद्यालय बिडिंग में SBI के मैनेजर नेगी जी और उनकी टीम यहाँ पे पहुंची थी और उनके साथ जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने अपने बैंक के कुछ फंड से जो है हमारे बच्चों को चेयर टेबल एवं तमाम चीज़ें जैसे बैग हुआ, ऐसी तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई और मैं SBI परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त ग्राम सभा वाण की तरफ से। उत्तराखंड में शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड पर्यटन नगरी के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है और लगातार श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में आना लगा रहता है। और साथ ही सर्दियों को देखते हुए धामी सरकार तैयारियों में जुटी है ताकि जो भी श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड आए उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे शीतकालीन स्थल पर आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जहां पूरे भारतवर्ष में सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, धुंध छाई है, तो वहीं उत्तराखंड में पर्यटक और श्रद्धालुओं को सूर्य और हिमालय भी दिखाई देंगे और एक अच्छा परिवेश और वातावरण यहां पर मिलेगा। चुनौती भी बहुत ज्यादा होगी। कई ऐसी जगह हैं जहां बर्फ बहुत रहती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म रहेगा? देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। उत्तरकाशी में हुई महापंचायत को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर महापंचायतें हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरकाशी के शांतवादियों को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। पहले पुरोला में फर्जी मामला बनाकर माहौल खराब किया गया, अब दशकों पुरानी मस्जिद का मुद्दा उठाकर प्रदेश के सौहार्द को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उत्तरकाशी की महापंचायत में बीजेपी के विधायकों ने भाषण देकर आग में घी डालने का काम शुरू किया है। जिस प्रकार से उत्तरकाशी में हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन की नाक के नीचे वहां रामलीला मैदान में महापंचायत की गई, पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। आप पुरोला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय राज्य की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज आश्चर्यजनक तरीके से जो उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत में पहुंच गए। गढ़वाल मंडल के एसएसबी गुरिल्ला संगठन की आवश्यक बैठक श्रीनगर में आयोजित हुई है। साथ ही संगठन के प्रदेश संयोजक एवं जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट सहित पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष
टिहरी दिनेश प्रसाद गौरेला, प्रदेश संयोजक सुमित चौधरी और प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट ने इस दौरान कहा कि गौरेला संगठन विद्या 18 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि 15 दिसंबर तक गोरिल्लाओं की नौकरी और पेंशन की मांग पूरी नहीं की जाती, तब तक गोरिल्ला 17 दिसंबर से उत्तराखंड के गोरिल्ला देहरादून कुछ करेंगे और 18 दिसंबर से अनिश्चितकालीन के लिए सीएम आवास को घेराव भी किया जाएगा। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं लक्ष्मी देवी भट्ट ग्राम बागवान से हूँ और मैं 1993 में हम लोगों ने ये एसएससी की ट्रेनिंग ली है। तो सरकारें आज हमको लगातार लड़ते लड़ते 18 साल हो गए। पता नहीं क्या वजह है कि सरकार या तो सरकार साफ रूप से मना कर दे कि हम तुमको कुछ दे ही नहीं सकते हैं, और एक तरफ जहाँ सरकारों ने वहाँ मणिपुर में जो ये पैकेज दिया है तो हम उसी की तर्ज पे अन्य प्रदेशों के गोरिल्ला हमारे अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें भी उसी तरह से पैकेज दिया जाए। जो 55 साल तक के जो हमारे गोरिल्ला भाई हैं उनको नौकरी दी जाए, और जो उससे ऊपर की एज के हो चुके हैं उन्हें ससम्मान पेंशन दी जाए, और जो मृतक आश्रित जो गोरिल्ला हैं उन्हें भी कुछ न कुछ सरकार की तरफ से दिया जाए। जी सर, सरकार से इसलिए हम परेशान हैं कि ये आश्वासन दे रहे हैं और आश्वासन, और अग्निवीर तो अब ही पहले के अग्निवीर हम थे, जो कि चीन ने भारत के पास कुछ नहीं था, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और यहाँ मतलब फौजी फूजी जितने थे आचार्य थे सारे देश को कुर्बान मार दिया था चीन ने। तो तब ये योजना चलाई गई भारत सरकार जो जवाहरलाल, तब उन्होंने हथियार नहीं थे उस टाइम, ये थिन्नोट थिर राइफल होती थी, उससे क्या होता था, तब बनी ये। और तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि पहले हम लोगों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हम अग्निवीर अब हो रहे पैदा, हम पहले के वीर और अग्निवीर हम हैं। जहां सरकार के द्वारा हरेला पर्व हर साल मनाया जाता है, वृक्षों को लगाने के लिए जनता को प्रेरित किया जाता है, वहीं विकासनगर क्षेत्र में कुछ लकड़ी माफिया पेड़ों के अवैध काटान में लगे हुए हैं। वहीं ताजा मामला विकासनगर क्षेत्र के ग्राम जमान खाता जमुनीपुर मार्ग का है, और विकासनगर में आए दिन आम के हरे भरे पेड़ों पर अरिया दिन के उजाले में दिन दहाड़े चलाई जा रही है, और साथ ही उद्यान विभाग इस पर चुप्पी साधे हुए है। आने वाले समय में विकासनगर पछुआ दून क्षेत्र में सभी पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे, जिसका असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। वहीं फलदार वृक्षों को काटने से इस क्षेत्र में फल के पेड़ नहीं दिखाई देंगे, और उद्यान विभाग के उच्च अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह से कथाकथित लकड़ी माफिया अपने कुछ फायदे के लिए पेड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। ये मांगे हैं, एक तो पेंशन है, दूसरा नौकरी है, और तीसरा आश्रितों को लाभ, और महिलाओं को 33%। प्रधानमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो 18 सालों से हम हड़तालें कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो हम बहुत आक्रोश में हैं और हम आत्मदाह के लिए तैयार हैं। मणिपुर सरकार की तरफ से हमें भी लाभ दिया जाए। झूठा आश्वासन दे रही है सरकार, हमें बेवकूफ बना रही है बार बार, और मैं तो यही कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि बेशर्म सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है। सरकार हमारी मांगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है, और अगर हमारी 17 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 18 दिसंबर को सब गोरिल्ले सीएम आवास काज करेंगे, आमरण अनशन होगा, यहाँ तक कि आत्मदाह करने के लिए सभी गोरिल्ले तैयार हैं। अगर हमारा काम नहीं होता है, अगर सरकार हमारी काम नहीं करती है तो हम आत्मदाह के लिए बाध्य होते। और क्या 3 सूत्री मांग है मणिपुर तर्ज पे जो उन्होंने वहां दी, वो हमको दी जाए सुविधा, और हमको बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन हमारी मांगे पूरी की नहीं जाती। आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार हमको बार बार गुमराह कर रही है, बार बार आश्वासन देती है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। गोरिल्ले बिल्कुल आक्रोश में है और इस समय मन बना कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जम्मू कश्मीर जैसे
दांतेवाड़े जैसे हालात पैदा न हो जाए। कार्तिक दीपावली से एक माह बाद में मनाया जाने वाला मंगसीर बागवाल मसूरी के पास में सैंचुरी गांव के तिब्बत विजय के प्रतीक के रूप में मनाया गया है। और बग्वाल यानी कि दीप के इस उत्सव का गढ़वाल के अलग ही महत्व है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि साल 1627 से 28 के बीच में गढ़वाल नरेश महिपत शाह के शासनकाल के दौरान तिब्बती लुटेरे गढ़वाल के सीमाओं के अंदर घुसकर लूटपाट करते थे। इस पर राजा ने माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला के नेतृत्व में चमोली के पैनखड़ा और साथ ही उत्तरकाशी के टकनौर क्षेत्र से सेना भेजी थी। गढ़वाली सेना विजय पताका फहराते हुए दावा करते हुए पहुंच गई और मंगसीर की तिब्बत विजय का उत्सव है। और साथ ही आपको ये बताते चलें कि मंगसीर को दिवाली का ग्रामीणों को महीनों पहले से इंतजार रहता है। दिवाली पर ग्रामीण गांव की थाती पर एकत्र होकर एक साथ भैलें जलाकर देर रात तक ढोल दमाऊ की थाप पर नृत्य कर एक दूसरे को घर में पकवानों से भरी थालियां भेंट करते हैं। इस कार्यक्रम में हर साल देश विदेश के पर्यटक बड़ी तादाद में शिरकत भी करते हैं। सर, इसका जो ये बवाल मनाई जाती है, माधो सिंह भंडारी जो हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट के थे, वो जब लड़ाई लड़ने गए थे चाइना, तो लोगों ने सोचा कि ये जो है मर गए हैं। जब वो घर नहीं आए तो उसके ठीक एक महीने बाद वो घर पहुंचे। जो युद्ध करके आए उधर से वो एक महीने बाद घर पहुंचे। फिर उसको जो है हमने दिवाली के रूप में यहाँ पर उस दिन मनाया। और इसमें हम होल्डे खेलते हैं। दिन में हमारी एक यहाँ पर रस्साकस्सी होता है जिसका नाम भांड बोलते हैं हम उसको। घास लाते हैं, हम बाबई बोलते हैं उसको, बाबई लाते हैं। प्रत्येक परिवार है, यहाँ पे 40 परिवार हैं, तो 40 परिवार के एक एक फूला लाएंगे और उससे जो हम यहाँ थोड़ी देर में 12-1 बजे के बाद जो है उस रस्से को बनाएंगे और उसके बाद शाम को उसकी पूजा होगी विधिवत तरीके से। जो ये दिवाली मनाते हैं ना, तो ये पहले से परंपरा बनी हुई बहुत पुरानी। और आज के दिन हम घर में हलवा पूरी खाना पीना ये पकौड़ी बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, नई नई चीज़ बनाते हैं ना। फिर ये है कि हम आपने देखा ही होगा यहाँ जो है वो पूजा करने के लिए होल्डे खेलते हैं। पहले होल्डे खेलने के बाद फिर जाते ऊपर वो सीरा बोलते हैं हम बाबई, तो उसको काट के लाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। श्रीनगर में गढ़वाल मंडल के एसएसबी गुरीलाल संगठन की बैठक हुई है, जिसमें संगठन के प्रदेश संयोजक और जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग सुमित चौधरी और प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल भट्ट शामिल हुए और इस बैठक में अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। पदाधिकारियों ने कहा कि गुरीला संगठन विद्या 18 सालों से शांति से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2004 में मणिपुर की सरकार ने गुरीलाओं को नौकरी और पेंशन का लाभ दिया था। साथ ही लेकिन कई बार उत्तराखंड सरकार से वार्ता के बाद भी गुरीलाओं की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि 15 दिसंबर तक अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे 17 दिसंबर से देहरादून कूच करेंगे, साथ ही सीएम आवास का घेराव करेंगे। मांगे पूरी नहीं होने पर कई गुरीलाओं ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। और अगर हमारी 17 दिसंबर तक 15 दिसंबर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 18 दिसंबर को सब गुरेले सीएम आवास काज करेंगे, आमरण अनशन होगा। यहाँ तक कि आत्मदाह करने के लिए सभी गुरेले तैयार हैं। अगर हमारा काम नहीं होता है, अगर सरकार हमारी काम नहीं करती है तो हम आत्मदाह के लिए बाध्य होते हैं। और क्या 3 सूत्री मांग है मणिपुर तर्ज में जो उन्होंने वहाँ दी, वो हमको दी जाए सुविधा। और हमको बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन हमारी मांगे पूरी की नहीं जाती। प्रधानमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो 18 सालों से हम हड़तालें कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो हम बहुत आक्रोश में हैं और हम आत्मदाह के लिए तैयार हैं। मणिपुर सरकार की तरफ से हमें भी लाभ दिया जाए। तो सरकारें आज हमको लगातार लड़ते लड़ते 18 साल हो गए। पता नहीं क्या वजह है कि सरकार या तो सरकार साफ रूप से मना कर दे कि हम तुमको कुछ दे ही नहीं सकते हैं,
और एक तरफ जहाँ सरकारों ने वहाँ मणिपुर में जो ये पैकेज दिया है, तो हम उसी की तर्ज पे अन्य प्रदेशों के गुरिल्ला हमारे अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें भी उसी तरह से पैकेज दिया जाए। जो 55 साल तक के जो हमारे गुरिल्ला भाई हैं उनको नौकरी दी जाए, और जो उससे ऊपर की एज के हो चुके हैं उन्हें ससम्मान पेंशन दी जाए। जी सर, सरकार से इसलिए हम परेशान हैं कि ये आश्वासन दे रहे हैं और अग्निवीर तो अब ही पहले के अग्निवीर हम थे, जो कि चीन ने, भारत के पास कुछ नहीं था, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और यहाँ मतलब फौजी जितने थे, आचार्य थे, सारे देश को कुर्बान मार दिया था चीन ने। तो तब ये योजना चलाई गई, भारत सरकार जो जवाहरलाल, तब उन्होंने हथियार नहीं थे उस टाइम, ये थिन्नो थिन राइफल होती थी, उससे क्या होता था, तब बनी ये। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।